हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे अपने घरों पर। BBM स्कूल बयाना चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी पढ़ाऊँगा, वो एग्रीकल्चर पढ़ाऊँगा आप लोगों के लिए। प्लांट चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर है प्लांट ब्रीडिंग, पादप प्रजनन। इस चैप्टर में क्या है, जो खेती की जाती है पौधों की, उसकी डेफिनेशन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड एम्स, और इसके अलावा कुछ मेथड्स भी हैं। आपको पता है कि जो भारत है, भारत क्या है, ग्रामीण देश है। क्या बेटा? ग्रामीण देश है। और क्या देश है? कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है। यहाँ जनसंख्या गाँवों में बहुत अधिक निवास करती है, जो क्या है, कृषि पर डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा, है ना। किस पर? कृषि पर। गांवों में जो साधन क्या है, कृषि है। रोजगार का साधन क्या है? कृषि। लोग कृषि पर क्या है, डिपेंड रहते हैं। लेकिन आज क्या है, जनसंख्या खूब बढ़ रही है। विश्व में जनसंख्या खूब बढ़ रही है, जिसमें भारत और चीन की जनसंख्या खूब काफ़ी है ना। भारत दूसरे पर आता है और चीन पहले पर आता है, लेकिन अब थोड़ा सा रेसो गिरने लगा है चीन का। तो इस तरह से लेकिन जो कृषि लैंड है, कृषि के लिए भूमि है, वो तो क्या है, वो तो बढ़ नहीं रही, वो जितनी है उतनी ही है। लेकिन जो जनसंख्या है वो तो बढ़ रही है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए क्या है बच्चों, खाद्यान्न की समस्या पैदा हो रही है। किस समस्या पैदा हो रही है? खाद्यान्न की। तो खाद्यान्न की समस्या बचने के लिए हम वैज्ञानिकों ने क्या कुछ विधियाँ विकसित की, जिससे क्या हुआ, खाद्यान्न के अंदर कुछ बढ़ोतरी हो सके। ठीक है। तो ऐसी प्लांट ब्रीडिंग के अंदर हम कुछ ऐसी तकनीकों को लेकर के वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जिनसे क्या होता है कि जो पादपों की जो किस्म होती हैं, वेराइटीज होती हैं, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होता है और फसलों के अंदर सुधार देखने को मिलता है। ठीक है। इसके सबसे पहले मानव क्या जंगलों में निवास करता था पहले। तो सबसे पहले उसने जो जंगली पौधे थे, जंगली पौधों को क्या किया, जंगली पौधों को उगाना शुरू किया, उनकी खेती करना शुरू किया। और उसमें से भी जो पौधे उनके लिए लाभदायक होते थे, उनको उसने क्या किया, पहचाना। फिर धीरे धीरे नदी के किनारे जहाँ पानी होता था वहाँ पर रहने लगा, धीरे धीरे कुछ अस्थायी रूप से रहने लगा और क्या करने लगा, खेती करने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ, ऐसे चलता रहा सिस्टम, और कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा इस क्षेत्र में कुछ अग्रसरणीय परिवर्तन देखने को मिले। और उनमें से कुछ वैज्ञानिक थे, नीलसन एहिल ने क्या किया, एक विधि विकसित की, सिंगल प्लांट सिलेक्शन। नीलसन एहिल ने सिंगल प्लांट सिलेक्शन जो विधि है उसका क्या किया, विकास किया, उसकी खोज की। इस विधि से क्या हुआ, इस विधि का मतलब क्या है कि जो जितने पौधे हैं उन पौधों में से एक जो अच्छा पौधा है उसको क्या किया है, सिलेक्शन, उसका चयन किया और उसको कृषि के लिए क्या कर दिया, भविष्य के लिए रख दिया। अर्थात अच्छा पौधा अगर होगा तो उसमें अच्छे बीज आएंगे, अच्छी बीज होगी तो क्या होगी, अच्छी पैदावारी होगी। ये कौन सी विधि हुई, सिंगल प्लांट सिलेक्शन। किसने दी थी? नीलसन एहिल ने दी थी। ठीक है। इसके बाद और भी वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी प्लांट ब्रीडिंग के क्षेत्र में अपना अपना अलग अलग योगदान दिया। फिर जो जॉनसन है, जॉनसन ने क्या किया, प्योर लाइन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने? जॉनसन ने। जॉनसन ने शुद्ध जो वंशक्रम है उसका सिद्धांत प्रतिपादित किया। किसने? जॉनसन ने प्योर लाइन या शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद वंशानुगति के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में? वंशानुगति के क्षेत्र में, इसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्षेत्र में, वंशानुगति के क्षेत्र में कौन आए बेटा? मेंडल जी आए, ग्रेगर जॉन मेंडल आए, है ना। 1865 के या उसके आसपास बात है ये, है ना। तो मेंडल साहब ने वंशानुगति के क्षेत्र में क्या किया, अपना योगदान दिया। और उन्होंने बताया कि जो पौधों के जो विकास होता है, पौधों की विकसित किस्मों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जीन की आवश्यकता होती है।
ठीक है। तो पौधों की जो आवश्यक वो विशेषताएं होती हैं, वो विशेषताएं अर्थात उनकी जो अगली वंशानुगति होगी वो किसके द्वारा होगी, जीन के द्वारा होगी, जीन के द्वारा होगी। और इससे यह पता लगा कि जो गुणसूत्रों पर जीन क्या होते हैं, स्थित होते हैं। जो अपन के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं बच्चों, जीन्स पर स्थित होते हैं। कौन से क्रम में, रेखीय क्रम में। ठीक है। तो वंशानुगति का सिद्धांत किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। और उसके बाद उन्होंने पता लगाया कि जो जीन होते हैं, वंशानुगति किसके द्वारा होती है, इफेक्टेड जीन के द्वारा होती है। और क्रोमोसोम्स जीन, जो जीन होते हैं वो किस पर होते हैं, क्रोमोसोम्स पर जीन स्थित होते हैं। अच्छा, मेंडल के जो नियम थे, मेंडल ने किस में योगदान दिया, वंशानुगति में। मेंडल ने वंशानुगति के 3 नियम दिए थे। कौन कौन से थे, एक था प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। दूसरा है पृथक्करण का नियम। और तीसरा है स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है। तो मेंडल ने 3 नियम दे दिए थे किसके क्षेत्र में, वंशानुगति के क्षेत्र में। कौन कौन से थे, प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम आज भी बहुत मान्य है। ये नियम क्या है, आज भी बहुत ज़्यादा मान्य है। और इन नियमों से ये जो वंशानुगति को नियम तो दे दिए, लेकिन इनको क्या हुई, मेंडल जब तक जिंदा थे तब तक इन नियमों को क्या नहीं मिली थी, प्रसिद्धि नहीं मिली थी। उनके जो कार्य थे मेंडल जी के, उनको क्या नहीं मिली थी, प्रसिद्धि नहीं मिली थी। तो मेंडल के जो उनकी जो नियमों की जो पुनर्खोज की थी, मेंडल के नियमों की जो वंशानुगति नियम थे उनकी क्या की थी बेटा, पुनर्खोज की थी, वापस से खोज की थी। पुनर्खोज कब हुई, 1900 में। कब हुई बच्चों, 1900 के आसपास। मेंडल के जो वंशानुगत नियम थे उनको उस समय तो मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन मेंडल की मृत्यु के बाद सन 1900 में मेंडल के वंशानुगत नियम थे उनकी क्या की थी, पुनर्खोज की थी। और पुनर्खोज करने वाले कितने वैज्ञानिक थे, 3 वैज्ञानिक थे। एक तो था हॉलैंड के थे कौन, गोडब्रिच। हॉलैंड के थे गोडब्रिच। और जर्मनी के थे कॉल कोरेंस। और ऑस्ट्रिया के थे एरिक बोन शेरमार्क। ठीक है। तो ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मेंडल के जो वंशानुगत नियम थे उनकी पुनर्खोज की। हॉलैंड के कौन थे, गोडब्रिच थे। जर्मनी कौन थे, कॉल कोरेंस थे। और ऑस्ट्रिया कौन थे, एरिक बोन शेरमार्क। ये तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग खोज की और तीनों वैज्ञानिक सम्मिलित रूप से एक ही निष्कर्ष पर पहुंचे जो मेंडल पहले ही पहुंच चुके थे, है ना। तब जाकर के मेंडल के नियमों की क्या मान्यता प्राप्त हुई, है ना। तो ये थी वंशानुगति के बारे में। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं प्लांट ब्रीडिंग के बारे में, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये तो मतलब थोड़ा हिस्ट्री से परिचय सा हो गया हल्का सा। तो जो खेती को पौधों की जो खेती की जाती है, पौधों की खेती ये जो मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया, मटर के पौधों पर किया था। किसमें किया बेटा, मेंडल ने अपना प्रयोग किस पर किया था, मटर के पौधों पर। मटर के पौधों का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सैटाइवम। ये क्या है, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम है ना। कई बार एग्जाम पूछ लिया जाता है। तो पाइसम सैटाइवम मटर का वैज्ञानिक नाम है। और इस मटर पर, मीठी मटर पर, उद्यान मटर पर मेंडल ने बहुत सारे प्रयोग किए और आज उनका संकरण के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा क्या है, योगदान है। इसके क्षेत्र में, संकरण के क्षेत्र में आज तरह तरह की जो वैरायटी आ रही है, हाइब्रिड जो बीज आ रहे हैं, सीड आ रहे हैं, जिनको आज खेती कर रहे हैं अपन, गेहूँ की है, बाजरा की है, बहुत सारी किस्में हैं, चावल की, धान, मक्का, सब बहुत सारी किस्में हैं। वो किस कारण संभव है, मेंडल की जो प्रयोग थे उसके कारण क्या हुआ, उन्होंने संकरण करा कर देखा कि 2 किस्मों को मिलाकर क्या बन जाता है, हाइब्रिड बन जाता है, हाइब्रिड बीज बन जाता है। इस तरह से उन्होंने आज क्या किया, जो हाइब्रिड बीज हैं, हाइब्रिड जो सीड हैं
वो किसका योगदान है? मेंडल जी का योगदान है। मेंडल ने ही विभिन्न संकरण कराए, विभिन्न क्रॉस कराए पौधों के मध्य, तब जा क्या हुआ, तब जा करके आज पौधों की उन्नत किस्में विकसित की जा रही हैं। ठीक बेटा, ये थी सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आती बेटा परिभाषा, डेफिनेशन। देखो प्लांट ब्रीडिंग होती क्या है? पादप प्रजनन हिंदी में कहते इसको। तो पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है, वह कला तथा विज्ञान है जिसमें पौधों के जीन में परिवर्तन करके, जीनों में परिवर्तन करके मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया, उपयोगी बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो पादप प्रजनन वह कला तथा विज्ञान है जिसमें पौधों के जीनों में, किसमें, एक बात खास है, जीन, पौधों के जीनों में परिवर्तन किया था, उनको हेरफेर किया था, उनको मैनिपुलेट किया जाता है, उसका जीन उसमें डाल दिया, उसका जीन उस पर डाल दिया, है ना, तब अर्थात जीनों में परिवर्तन करके मानव के लिए उपयोगी उनको, किनको, फसलों को मानव के लिए उपयोगी बनाना, मानव के लिए उपयोगी बनाने की क्रिया कहलाती है प्लांट ब्रीडिंग कहलाती है। ठीक है, तो प्लांट ब्रीडिंग में क्या वो है, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर जो जीन होते हैं उनमें परिवर्तन किया जाता है और मानव के अंदर उपयोगी जो फसल होती हैं, जो इच्छित जो फसल होती हैं उसका क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है, जिससे क्या हो, मानव को अधिक उत्पादन प्राप्त हो, अधिक जो लाभ है उसकी प्राप्ति हो, अधिक गुणवत्ता वाली किस्म प्राप्त हो। ठीक है, तो खास बात क्या है, जीनों में परिवर्तन किया जाता है। जीनों में परिवर्तन के लिए इस क्रिया में वंशानुगति के उन सिद्धांतों का जो नियम पालन किया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग के अंतर्गत वंशानुगति के विभिन्न सिद्धांतों और नियमों का पालन किया जाता है जिससे प्लांट ब्रीडिंग क्रिया संपन्न हो सके। ठीक है, तो ये था इसकी क्या डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। ठीक है, इतनी देर रखिए आपके बुक में, छोटी सी परिभाषा रखिए प्लांट ब्रीडिंग। अब यहाँ मैं देखूँ, अगली आती है ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। कुछ उद्देश्य हैं, पादप प्रजनन जो विज्ञान है उसका क्या है, उद्देश्य हैं, उनके आधार पर क्या है बेटा, उन्हीं के आधार पर क्या है प्लांट ब्रीडिंग आगे तैयार किया गई है। तो पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है, पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है मानव को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना, है ना, और उपयोगी जो किस्में उनको परिवर्तन करना। पहले उनमें से कुछ निम्न प्रकार है, एक पहली है अधिक उपज प्राप्त करना। पहला लाभ क्या है, अधिक उपज प्राप्त करना। पादप प्रजनन या प्लांट ब्रीडिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है कि किसानों के लिए क्या हो, अधिक उपज प्राप्त हो और क्या हो, अधिक मात्रा के अंदर उत्पादन प्राप्त हो, जब तो क्या होगा, जनसंख्या है उसकी पूर्ति हो पाएगी। अगर हमारा उत्पादन सही नहीं होगा तो अधिक मात्रा में नहीं होगा, तो जो बढ़ती जनसंख्या है उस बढ़ती जनसंख्या के लिए क्या नहीं होगा, खाद्य पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाएगी और किसान को अपना जो उत्पादन है वो नहीं हो पाए, अधिक उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। तो अधिक उत्पादन कह दें चाहे कहते हैं उत्पादन कह दें की बात है ना, अधिक उपज या उत्पादन प्राप्त करना पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है इसका, दूसरा उद्देश्य है अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म प्राप्त करना, अच्छी
गुणवत्ता वाली किस्में तैयार करना। है ना, ये तो था यील्ड प्रोडक्ट्स, हाई यील्ड प्रोडक्ट्स, ये था अच्छी गुणवत्ता वाली किस्में तैयार करना। देखो जो उत्पादन तो अधिक हो लेकिन जो क्वालिटी है वो भी क्या हो, अच्छी होनी चाहिए बीजों की, है ना, उत्पादन की क्वालिटी भी अच्छी हो और उत्पादन अधिक मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में हो, है ना, तो गुणवत्ता भी उसमें अच्छी हो उसकी, और क्या हो, और उनकी क्या हो, जो उपज है उत्पादन है वो भी अधिक मात्रा में उत्पादन, तभी तो क्या होगा। जैसे कि अपन बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी में जैसे दाल की है, दाल में क्या मिलता है बेटा, प्रोटीन, और जो तिलहन है उसमें क्या मिलता है, तेल मिलता है, और तुम्हारी दाल में प्रोटीन हो गई, तिलहन में तेल हो गया, और गेहूं में तो क्या है, वो अनाज है खैर, और हाँ कपास में क्या मिलता है, रेशा मिलता है, रेशा कैसा हो, लंबा और कठोर रेशा हो, लंबा व मुलायम रेशा। ठीक है, तो जो क्वालिटी है, जैसे कि उदाहरण दाल में क्या मिलती है, प्रोटीन हो, तिलहन में क्या हो, तेल हो, कपास में क्या हो, लंबी और मुलायम रेशा हो, है ना, तो ये हो गया उसकी क्वालिटी। अच्छा, अब अगली विशेषता आती है इसकी शीघ्र पकना। शीघ्र पकना, ईयरली मैच्योरिटी। देखिए जो फसल ऐसी हो, पादप प्रजनन के हिसाब से फसल ऐसी हो जल्दी क्या हो, पक जाए, शीघ्र पकने वाली फसल हो, है ना। अगर ज़्यादा टाइम में फसल पकेगी तो क्या होगा, उसमें टाइम लगेगा और अगली फसल हमारी क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी, है ना। तो शीघ्र पकने वाली फसल हो, जैसे कि धान और गेहूं का चक्र, धान और गेहूं का चक्र। अगर धान की फसल वो क्या हो, जल्दी पकने वाली होगी, तभी तो क्या हो, गेहूं जल्दी से बुक पाएगा। ठीक है, तो ऐसी फसल हो जो क्या हो, शीघ्र पकने वाली हो। समकाल पकना, अगला उद्देश्य क्या है, समकाल पकना। समकाल पकना मतलब फसल ऐसी हो, अगर जैसे कुछ मिक्स फसलें होती हैं, कैसे होती हैं, मिक्स फसलें होती हैं जिनको अपन साथ साथ बो देते हैं, साथ साथ तो बो दी और उग भी गई वो, लेकिन उनका अगर टाइम अलग अलग हो पकने का तो हमको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, हमारी फसल लेट भी हो सकती है और हमको 2 बार काटना पड़ेगा। जो फसल जल्दी पकेगी उसको पहले काटना पड़ेगा, और जो फसल बाद में पकेगी उसको बाद में काटना पड़ेगा, उसमें टाइम भी अधिक लगेगा। और लेकिन फसल ऐसी होनी चाहिए जो साथ साथ पक सके। जैसे कि मैं बात करूँ, विभिन्न की जो दालें होती हैं, है ना, किस किस की दाल होती हैं, किसकी तो है मूंग की दाल, और किसकी दाल, कोई सी दाल ले लो वाली, अरहर की दाल ले लो वाली, अरहर। ठीक है, तो मूंग और अरहर की दाल अगर साथ साथ अपन बोते हैं तो ऐसी फसल, ऐसी दालें होनी चाहिए जो साथ साथ में पक सके, जिससे हमको काटने में भी टाइम नहीं लगे, काटने में दिक्कत ना हो और समय भी हमारा अधिक खराब नहीं हो। तो क्या उद्देश्य, कितने उद्देश्य हो गए, 4 उद्देश्य। कैसी फसल हो, अधिक उत्पादन देने फसल हो, दूसरी क्या है, अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म तैयार करना, तीसरी क्या है, शीघ्र पकना, चौथा क्या है, समकाल पकना, साथ साथ पकने वाली फसल हो। ठीक है, अगली है कीट व शुष्कन के प्रति, कीट व शुष्कन के प्रति प्रतिरोधी। फसल ऐसी हो जो कीटों से और सूखे से क्या हो, प्रतिरोधी हो। अगर उसके अंदर कीट लगेंगे तो उत्पादन में क्या होगी, उत्पादन में क्या गिरावट आएगी, और शुष्कन अर्थात सूखा पड़ जाएगा तो भी क्या होगी, गिरावट आ जाएगी उत्पादन में। तो ऐसी फसल तैयार करना जो कीटों के प्रति भी प्रतिरोधी हो और किसके प्रति भी हो, सूखे के प्रति भी क्या हो, प्रतिरोधी हो। अगली है सिंचित एवं लवण के प्रति प्रतिरोध, लवण के प्रति प्रतिरोधी। देखिए हमको पता है कि हमारा जो भारत देश है, अर्थात हमारा जो कृषि क्षेत्र है, उसमें कई क्षेत्र है जहाँ पर पानी की बहुत कमी है, अर्थात कैसी खेती है वो, असिंचित क्षेत्र है ना।
तो सिंचित क्षेत्र के प्रति और लवण के प्रति कैसी हो, प्रतिरोधी हो, असिंचित बोल दो उसको, असिंचित और लवण के प्रति क्या हो, प्रतिरोधी हो। लवण अर्थात जो साल्ट वगैरह है वो क्या बहुत अधिक मात्रा में हमारे यहाँ पृथ्वी पर क्या है, प्रेजेंट है। तो अगर लवण बहुत अधिक मात्रा होंगे तो जो पौधों की फसल है वो नहीं हो पाएगी ढंग से, है ना। तो लवण के प्रति भी क्या हो, प्रतिरोधी हो, और जो सूखी भूमि है, शुष्कन है, उसके प्रति भी क्या हो, प्रतिरोधी हो, है ना। सिंचित क्षेत्र हो, मतलब थोड़ी सी बहुत पानी की मात्रा हो, उससे काम चल जाए। ये कितने उद्देश्य हो गए, 6 उद्देश्य हो गए। अगली बात करें अपन, पहला कौन सा हो गया, अधिक उपज प्राप्त करना। दूसरी क्या हो गई, अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म तैयार करना। तीसरी है शीघ्र पकना। चौथी है समकाल पकना। मूंग और आरा उदाहरण हो गया। कीट और सूखे के प्रति क्या है, प्रतिरोधी। अगली है सिंचित व लवण के प्रति प्रतिरोधी। अगली मैं बात करूँ इसकी अगली विशेषता की, कौन सी है, 7वें नंबर की विशेषता है। 7वें नंबर की विशेषता कुछ इस तरह से है, डोर्मिनेंसी, प्रसुप्ता, प्रसुप्ति या प्रसुप्ता। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी फसलें जब पक जाती हैं, जैसे गेहूँ पक गया, बाजरा पक गया, है ना, जौ पक गया, तो ये क्या होती है, पकने के बाद कहीं के बाद मौसम खराब होने की वजह से क्या होती है, बारिश हो जाती है। तो बारिश में क्या होता है कि अगर फसल पक गई है तो जो उनकी बालियाँ होती हैं, उनकी बालियों में क्या होता है, जो फसल के बीज होते हैं वो क्या होते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, वो अंकुरित हो जाते हैं, अर्थात जो फसलों के जो बीज होते हैं वो बालियों के अंदर क्या होते हैं, उगने लग जाते हैं। तो बरसात से बचाने के लिए उस समय क्या जरूरी है, थोड़ी सी जो बीजों की क्या जरूरी है, प्रसुप्ता बहुत जरूरी है। अगर प्रसुप्ता होगी तो जो बीज है वो जल्दी बरसात से नहीं उगेंगे, है ना। तो बरसात से बचाने के लिए बीजों में क्या थोड़ी सी क्या होनी चाहिए, प्रसुप्ता होनी चाहिए, है ना। अच्छा, ये हो गया कौन सा, प्रसुप्तता। अगली विशेषता है, अगला उद्देश्य है प्रकाश असंवेदिता। प्रकाश असंवेदिता, फोटो इनसेंसिटिव, है ना, लाइट या फोटो की बात है, इनसेंसिटिव, सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी। देखो जो फसलें होती है, फसल इस प्रकार की हो जो अगर उसको नए मौसम में नए जगह पर, नए क्षेत्र में उगा दें, विभिन्न जो क्षेत्र है, जो भिन्न क्षेत्र है ना, भिन्न क्षेत्र में उगाने पर भी, भिन्न क्षेत्र में उगाने पर तो क्या हो, प्रकाश के प्रति क्या हो, असंवेदिता हो, है ना। फसलें इस प्रकार की हो कि उनको भिन्न क्षेत्र में, भिन्न अर्थात नए क्षेत्र में, अपन जैसे यहाँ की कोई किस्म है उसको माना कि अमेरिका में ले जाएं या फिर कोई किसी और देश में ले जाएं, तो वहाँ यहाँ उगने वाली जो किस्म है वो वहाँ क्या करे, प्रकाश के प्रति संवेदनशील नहीं हो, कैसे हो, असंवेदिता हो, प्रकाश के प्रति रिएक्शन नहीं करे। ठीक है, तो भिन्न क्षेत्र में उगाने पर कैसी होनी चाहिए, वो प्रकाश असंवेदिता होनी चाहिए। अगली विशेषता है विसरण, अविसरण। अगली है अविसरण, सेटरिंग। फसलें इस प्रकार की हो कि वो पकने के बाद क्या हो, जल्दी से क्या नहीं हो, फैले नहीं। जैसे गेहूं की जो बीज है, गेहूं का बीज है, अगर गेहूं का है, सरसों का है, धान का है, इसमें क्या है, सब में क्या होती है, धान होता है इनमें, और इनमें क्या होते हैं, बीज होते हैं। ये जब फसल पर पक जाती है तो क्या होती है, पकने के बाद प्रकाश से जल्दी सूख जाते हैं, और सूखने के बाद क्या होता है, खेतों में क्या होती है, वो बिखर जाती हैं। थोड़ी सी हवा चली और थोड़ी सी क्या हुआ, प्रकाश मिला, और क्या हुआ, थोड़ी सी खेत के अंदर जो बाली है वो जल्दी से क्या होती है, उनके दाने फैल जाते हैं। तो फसलें ऐसी हो जल्दी से फैलने वाली नहीं हो, जल्दी से विस्तृत नहीं होने वाली हो। ठीक है, तो अविसरण हो गया। दूसरा अगला है, अगली विशेषता है वो क्या है, अगली विशेषता है विषैले पदार्थों से मुक्ति। विषैले पदार्थों से मुक्ति। विषैले जो पदार्थ हैं उससे मुक्ति। देखिए कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनके अंदर क्या होते हैं, कुछ हानिकारक प्रोडक्ट्स होते हैं,
जो कि मानव के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। जैसे कि सरसों है, उसमें क्या होता है, एरिल अम्ल होता है, इरुल एक ही बात है, इरुलिक एसिड किस में होता है, ये सरसों में होता है, सरसों का तेल होता है उसमें होता है। इरुलिक एसिड है ना। अगर हम अम्ल खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के नुकसान करेगा। तो सरसों के तेल में क्या होता है, इरुलिक अम्ल होता है, जो मानव के लिए क्या है, हानिकारक है। तो फसलें ऐसी हो, फसलों की जो गुणवत्ता ऐसी हो जिसमें जो हानिकारक पदार्थ हैं वो उपस्थित नहीं होने चाहिए। ये 10 उपदेश हो गए, और इसके अलावा 1-2 उपदेश और हैं। तो देखो एक बार, पहला कौन सा हुआ, अधिक उपज प्राप्त करना। दूसरी कौन सी है, अच्छी गुणवत्ता वाली किस्म तैयार करना। तीसरा कौन सा है, शीघ्र पकना। चौथा है समकाल पकना। अगला है 5वां, कीट और सूस के प्रति प्रतिरोधी, और असंचित व लवण के प्रति प्रतिरोधी, संचित व लवण के प्रति क्या है, प्रतिरोधी हो गया। अगली है डोमिनेंसी, और अगली है प्रकाश असमृद्धता, और अगली है अविस्तरण और विषैले पदार्थों से मुक्ति। इसके अलावा देखो, फसलें ऐसी भी हो कि हम जो वो दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, उर्वरक दे रहे हैं। खाद और उर्वरक को देने पर क्या होता है कि हम दे तो रहे हैं, लेकिन पौधों को कितना प्राप्त हो रहा है, फसलों को कितना प्राप्त हो रहा है, इसका हमको पता लग जाए। अर्थात फसलें ऐसी हों जो उर्वरक और जो खाद है उनको जल्दी से ग्रहण कर सके, और जिससे उत्पादन में क्या हो, वृद्धि हो सके, है ना। तो हम दे तो रहे हैं, लेकिन उसको ग्रहण करना चाहिए, तो ग्रहण करने वाली चीज़ें भी होनी चाहिए, है ना। अर्थात जल्दी से क्या करने वाली हो, अवशोषित करने वाली हो। कौन कौन सी चीज़ों को, उर्वरकों को, खादों को, है ना, इन चीज़ों को जल्दी से आकर ले वो अपने अंदर समाहित कर ले, जिससे क्या हो, उत्पादन में वृद्धि हो सके, है ना। तो ये कुछ क्या थे, प्लांट ब्रीडिंग के उद्देश्य थे। ये प्लांट ब्रीडिंग के क्या थे बेटा, ऑब्जेक्ट्स थे, उद्देश्य थे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स।